और शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। पंजाब में खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह के खिलाफ पुलिस कार्रवाई का विरोध करते हुए कुछ खालिस्तानी समर्थकों ने लंदन में भारतीय उच्च आयोग में रविवार के दिन तिरंगे को खालिस्तानी झंडे से बदल दिया। वीडियो में इन लोगों को खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हुए सुना जा सकता है। साथ ही भारत सरकार की निंदा करते हुए नारे भी लगाए जा रहे हैं। इन लोगों ने खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह का पोस्टर भी लहराया और उसके समर्थन में आवाज उठाई। इस दौरान देखा जा सकता है कि कैसे एक भारतीय उच्च आयोग का अधिकारी बहादुरी से खालिस्तानी चरमपंथियों से निपटता है, खालिस्तानी चरमपंथियों से भारतीय झंडा वापस लेता है और खालिस्तानी झंडा फेंक देता है। भारत ने रविवार रात दिल्ली में सब वरिष्ठ ब्रिटिश राजनयिक को तलब किया है। विदेश मंत्रालय ने भारतीय दूतावास में कथित घटना को लेकर राजनयिक को कड़ा संदेश दिया है। उच्चायुक्त एलेक्स एलिस ने ट्वीट में लिखा है कि मैं लंदन स्थित भारतीय उच्चायोग परिसर और वहां के लोगों के खिलाफ आज की घृणित कृत्यों की निंदा करता हूं। यह पूरी तरह से अस्वीकार्य है। और इसी खबर पर दिल्ली से हमारे सहयोगी शैलेंद्र वांगो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, पंजाब का अमृतपाल सिंह का जो पूरा मामला है खालिस्तानी समर्थकों का, अब इसकी आंच एक तरह से लंदन तक पहुंच गई है। देखिए, जाहिर तौर पर ये पहली बार नहीं है कि जहां लंदन में भारतीय दूतावास, भारतीय उच्चायोग के बाहर इस तरह का प्रदर्शन हुआ। उससे पहले भी ये इस तरह की घटनाएं हुई हैं, लेकिन चिंता की बात यह है कि इसमें अब पहले से ज्यादा तेजी आ गई है। और कल जो हमने देखा कि वहां पर पुलिस बिल्कुल मौजूद नहीं थी इंडियन हाई कमीशन के बाहर, जिसके बाद हमने देखा है कि खालिस्तान समर्थक उन्होंने पहले वहां पर दूतावास के कांच है वो तोड़े हैं और एक शख्स ने ऊपर चढ़कर झंडा हटाया है, भारतीय तिरंगा हटाया है। उसके बाद खालिस्तानी झंडा लगाने की कोशिश की गई है। हालांकि जैसे कि आपने बताया कि भारतीय सुरक्षा कर्मी ने उसको ऐसा करने से रोक दिया, लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि वहां पर पुलिस मौके पर मौजूद नहीं थी। और ये भी बताया जा रहा है कि पहले से ही पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया गया था कि इस तरह का प्रोटेस्ट वहां हो सकता है, लेकिन इसके बावजूद पुलिस वहां पर मौके पर मौजूद नहीं थी। और जब वहां पुलिस पहुंची तो उन्होंने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। अभी तक जो खबर आ रही है उसके मुताबिक केवल एक व्यक्ति को कहीं और गिरफ्तार किया गया है और ये कहा गया कि डिस्टर्बेंस पैदा करने के लिए इसको गिरफ्तार किया गया है। लेकिन अब सवाल ये खड़ा होता है कि क्या यूके सरकार की तरफ से कदम उठाए जाएंगे। और इसी बीच हमने ये देखा है कि पाकिस्तान जो यूके हाई कमीशन है वहां से सीनियर डिप्लोमेट को कल तलब किया था, कल देर शाम, और उनको कन्वे किया गया है कि जो भी प्रोटेस्टर्स में इन्वॉल्व थे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, उनकी पहचान की जानी चाहिए और इस तरह के इंसिडेंट्स दोबारा ना हो इसके लिए इंतजाम किए जाने चाहिए। वहीं आपको ये भी बता दें कि खबर ये भी आ रही है कि जो ये प्रोटेस्टर्स थे करीब 15 से 20 के आसपास, ये वहां पर लोकल कॉलेजेस में पढ़ते हैं लंदन में। तो ऐसे में भारत सरकार जो है उन कॉलेजेस को भी लिख सकती है कि इन स्टूडेंट्स के खिलाफ कार्रवाई की जाए जो कि इस तरह के हरकतों में शामिल होते हैं। वहीं इसी बीच एक बड़ी खबर यह भी आ रही है, लंदन के बाद अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में भी इस तरह का प्रोटेस्ट हुआ है। वहां पर काउंसिल जनरल ऑफ इंडिया के ऑफिस पर अटैक हुआ है, हमला हुआ है, वहां पर खालिस्तान समर्थक नारेबाजी भी की गई। बिल्कुल शैलेंद्र, जिस तरह से ये पूरी कार्रवाई की गई लंदन के हाई कमीशन में, क्या आपको लगता है कि जिस तरह से पंजाब में हम देख रहे हैं कि अमृतपाल सिंह के खिलाफ और उसके समर्थकों के खिलाफ लगातार शिकंजा कसता जा रहा, तो कहीं ना कहीं माइंड को डाइवर्ट करने के लिए इस तरह की कार्रवाई की जा रही है? देखिए, अमृतपाल सिंह के खिलाफ जो कार्रवाई यहाँ पर इस वक्त चल रही है पिछले करीब 2 दिनों से, उसके बाद हमने देखा है कि उनके समर्थकों को अरेस्ट भी किया गया है। लेकिन जो खालिस्तानी समर्थक विदेशों में रहते हैं, कहीं ना कहीं वो इसको एक मुद्दा बनाना चाहते हैं। जाहिर तौर पर ये भारत का अंदरूनी मामला है और भारत जो भी कानून को हाथ में लेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। ये भारत का संविधान, भारत के कानून के तहत इसको पालन होता है। लेकिन ऐसे में विरोध करना विदेशी जमीन पर और ऐसे में हमला करना, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। और भारत ने ये बात यूके से कही भी है कि वियना कन्वेंशन के आधार पर आपकी जिम्मेदारी बनती है कि भारतीय दूतावास और भारतीय जो पर्सनल हैं, जो कर्मचारी हैं, उनकी सुरक्षा भी यूके की जिम्मेदारी है। तो ऐसे में जो ये लगातार हमले बढ़ रहे हैं अभी से नहीं है, पिछले करीब 2-3 साल से इस तरह के हमले आए दिन हमने देखे हैं हुए हैं। तो ऐसे में जरूरत इस बात की है कि जो विदेशी मुल्क हैं, चाहे यूके हो, कनाडा हो,
या फिर अमेरिका हो, वहां पर भारतीय दूतावास से इस तरह की एक्टिविटीज को या इस तरह की गतिविधियों को बिल्कुल मंजूरी नहीं मिलनी चाहिए। और हमने ये भी देखा है कि ब्रिस्बेन के अंदर भी हाल ही में ये कहा गया कि वहां पर रेफरेंडम, खालिस्तानी रेफरेंडम चलाया जा रहा है। तो जहां तक अमृतपाल सिंह की बात है, उसके लिए भारत सरकार, खासतौर से पंजाब पुलिस जो कदम उठा रही है, वो भारत सरकार और भारत की जो अंदरूनी मामला है, जो कानून है, संविधान है, उसके तहत कार्रवाई की। बिल्कुल शैलेंद्र, एक आखिरी सवाल, जिस तरह से बताया कि यूके में और इसके अलावा यूएस में भी इस तरह के विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं, तो ऐसे में खालिस्तानी और इन लोगों की जो एक मंशा है, इनका जाल किस तरह से फैला हुआ है कि भारत में उनके अमृतपाल सिंह के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई होती है और उसका असर यूके और अमेरिका में भी देखने को मिलता है? देखिए, ये सारी चीजें जुड़ी हुई हैं आपस में, और ये हर कोई जानता है कि K2 जो पॉलिसी है पाकिस्तान की, जिस पर कश्मीर और खालिस्तान के साथ एक साथ इसको हवा दी जाती है, इस तरह फंडिंग की जाती है, ये पूरी दुनिया की नजरों के सामने है। तो जाहिर तौर पर जो कुछ भी भारत में हो रहा है अमृतपाल सिंह के खिलाफ, उसका कहीं ना कहीं हवा क्रिएट करने के लिए हमने देखा है कि पाकिस्तान की तरफ से फंडिंग होती है, पाकिस्तान की तरफ से पैसे भेजे जाते हैं इस तरह के प्रोटेस्ट कराने को लेकर विदेशी जमीन पर। हालांकि भारत इस बात को साफ कर चुका है कि भारतीय दूतावास पर इस तरह के जो हमले हैं, बार बार जो हमले हैं, उसको भारत बर्दाश्त नहीं करेगा। तो ऐसे में जिम्मेदारी बनती है जो होस्ट कंट्री है कि वो सुरक्षा मुहैया कराए। लेकिन इसी बीच पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा जो है वो आए दिन हमने देखा है कि एक्सपोज होता रहा है कि किस तरह से सोशल मीडिया पर, किस तरह से फंडिंग के जरिए इन एक्टिविटीज को जारी रखा जाता है, खालिस्तान का मुद्दा बनाने की कोशिश की जाती है। हालांकि हमने ये भी देखा है कि अब से कुछ दिन पहले जब यूके के जो प्राइम मिनिस्टर भी, माफ कीजिए, यूके के जो फॉरेन मिनिस्टर है वो भी यहाँ पर आए थे और उनसे भी ये मुद्दा रेज किया गया था। तो जाहिर तौर पर इस तरह की जो हरकतें हैं, ये कोई देश बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन जाहिर तौर पर पाकिस्तानी लगातार इस बात को कोशिश कर रहे हैं, इस बात को तूल देने की कि किस तरह से खालिस्तान के एजेंडे को रिवाइव किया जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र वांगू हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए और अपडेट करने के लिए। तो इस बीच एक और बड़ी खबर इसी खबर से जुड़ी हुई आ रही है। आपको बता दें कि लंदन के बाद अब अमेरिका में भी खालिस्तान समर्थकों के हंगामे की खबर आ रही है। जी हां, सैन फ्रांसिस्को में खालिस्तान समर्थकों में भारतीय वाणिज्य दूतावास पर हमला किया है। सीजीआई के कांच तोड़े गए हैं और खालिस्तान के समर्थकों ने नारेबाजी की है। तो जैसा कि थोड़ी देर पहले ही हमारे सहयोगी शैलेंद्र वांगू ने हमें यह जानकारी दी थी कि लंदन के बाद अब अमेरिका में भी खालिस्तान समर्थकों ने हंगामा किया है। सैन फ्रांसिस्को में खालिस्तान समर्थकों ने भारतीय हाई कमीशन पर हमला किया है। सीजीआई के कांच तोड़े गए हैं और इसके अलावा खालिस्तान के समर्थन में नारेबाजी की गई है। इससे पहले आपको बता दें कि यूके में हिंदुस्तानी भारतीय हाई कमीशन पर बड़ा प्रदर्शन किया गया था और यहां पर एक तरह से नारेबाजी की गई थी, खालिस्तान के समर्थन में नारेबाजी की गई थी। और अब इसके बाद खबर आ रही है कि अमेरिका में भी खालिस्तान समर्थकों ने हंगामा किया है। सैन फ्रांसिस्को में खालिस्तान समर्थकों ने भारतीय वाणिज्य दूतावास पर यह हमला किया है। सीजीआई के कांच तोड़े गए हैं और खालिस्तान के समर्थन में नारेबाजी की गई है। तो ब्रेक, एक और बड़ी खबर की तरफ बढ़ेंगे। यूटी जम्मू कश्मीर में प्रशासन को स्थानीय ठेकेदारों को जारी किए गए लाइसेंस का रीवेरिफिकेशन करना है। रीवेरिफिकेशन जम्मू और कश्मीर के सीआईडी विंग द्वारा किया जाएगा और वर्तमान में या पूर्व में इससे जुड़ा कोई भी व्यक्ति अपना लाइसेंस खो देगा। इस मामले को लेकर ठेकेदार संगठनों ने चिंता जाहिर की है। और चलिए इसी खबर पर और बातचीत करेंगे। हमारे सहयोगी श्रीनगर से परवेज भट्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। परवेज, जो खबर आ रही है कि जो ठेकेदारों को लाइसेंस जारी किए गए हैं, इसका रीवेरिफिकेशन किया जाएगा, इसके पीछे क्या बड़ी वजह बताई जा रही है? तो यूटी जम्मू कश्मीर में प्रशासन को स्थानीय ठेकेदारों को जारी किए गए लाइसेंस का रीवेरिफिकेशन अब किया जाएगा। रीवेरिफिकेशन जम्मू और कश्मीर के सीआईडी विंग द्वारा किया जाएगा और वर्तमान में या पूर्व में इससे जुड़ा कोई भी व्यक्ति अपना लाइसेंस खो देगा। इस मामले को लेकर ठेकेदार संगठनों ने चिंता जाहिर की है। और
हमारे सहयोगी परवेज भट्ट श्रीनगर से हमारे साथ जुड़े हुए। परवेज, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? परवेज, मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी 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 हुरैरा जी परवेज, जो ये खबर आई है कि जो ठेकेदारों को लाइसेंस जारी किए गए थे अब उसका रीवेरिफिकेशन किया जाएगा, क्या इसकी बड़ी वजह बताई जा रही है? अब बिल्कुल हुरैरा, अगर हम बात करें जिस तरह से कार्रवाइयां हो रही हैं लगातार, जो भी मिलिटेंसी से वाबस्ता लोग रहे हैं, चाहे वो मुलाजिमों में हो या फिर बिजनेस तबके में हो, या फिर अब देखा जा रहा है कि जो कंट्रैक्टर्स हैं, जो इनमें जो मिलिटेंसी से वाबस्ता लोग रहे हैं या जिनके अहल खाना या रिश्तेदार कोई मिलिटेंसी से लिंक है, उनके खिलाफ बाज़ाब्ता जो है वो कार्रवाइयां यहाँ पे शुरू कर दी गई है पिछले 3 साल से। हालांकि जो ये वेरिफिकेशन का प्रोसेस है, ये कार्ड जब रिन्यू होता है साल के बाद तो उस टाइम ये नॉर्मल एक प्रोसीजर है, लेकिन पिछले 2 साल से सीआईडी वेरिफिकेशन जो है इसमें वो मैंडेटरी बनाया गया है। और इस बारी जो है इस बारी खास तौर पे ध्यान दिया गया है कि किस तरह के जो सीआईडी वेरिफिकेशन में किन चीजों का ध्यान रखा गया है। जो हमारी ठेकेदारान से बात हुई, उनका यही कहना है कि इस बार जो वेरिफिकेशन हो रही है उसमें ये कहा गया है कि जो कोई शख्स खुद मिलिटेंसी के साथ वाबस्ता पाया जाए या फिर उसका कोई रिश्तेदार, उसका कजन या कोई दूर का रिश्तेदार भी अगर मिलिटेंसी से वाबस्ता पाया जाए, एक तो उसका कार्ड है वो रिन्यू ना किया जाए बल्कि उसको डिसबैंड किया जाए, उसको बंद कर दिया जाए। दूसरा, अगर उसने कोई काम किया हुआ है, अगर उसकी पेमेंट्स सरकार के पास है किसी जगह, तो फिलहाल उन पेमेंट्स को भी रोक दिया जाए। ये रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो है उनकी तरफ से ये अभी फिलहाल इनिशियली उस डिपार्टमेंट की तरफ से ये आदेश आया है, ये नोटिफिकेशन आई है और बताया जाता है कि तकरीबन 345 के करीब जो है ठेकेदारान इस डिपार्टमेंट में काम करते हैं और जिसमें तकरीबन 30 से 35 तक जो ठेकेदार हैं वो शायद अपने कार्ड्स इसमें गंवा दे इस प्रोसेस में जो वेरिफिकेशन होगा। बेशक ये सीआईडी करता है कि वो जब वेरिफिकेशन करते हैं उनके पास कैसे फीडबैक्स आते हैं, कैसा इनपुट्स आता है, उसी के हिसाब से फिर आगे का प्रोसेस होगा। लेकिन जो अभी तक जो हमें इन ठेकेदारों से जानकारी मिली है वो यही है कि बिल्कुल उसमें तकरीबन 30 से 35 तक जो ठेकेदार हैं वो उनकी लिंक्स पाई गई हैं मिलिटेंसी। बिल्कुल, और परवेज, शायद यही वजह है कि जो ठेकेदार संगठन है वो इस पर एक तरह से चिंता जता रही, क्योंकि जब इसका रीवेरिफिकेशन होगा तो बहुत से ठेकेदार जिनका जो लाइसेंस है वो एक तरह से रद्द भी हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया परवेज तफसील से बातचीत करने के लिए और इस पर डिटेल देने के लिए। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। आपको बता दें कि उमर अब्दुल्ला आज जम्मू में बजलता इलाके में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। जम्मू में राजनीतिक आधार बनाने की कोशिश करेंगे। रैली को पार्टी के विस्तार के प्रयास के तौर पर देखा जा रहा है। उमर अब्दुल्ला के कई मुद्दों को छूने की उम्मीद है। कई मुद्दों पर अपनी बात रख सकते हैं उमर अब्दुल्ला। तो आज एनसी लीडर उमर अब्दुल्ला जम्मू में रैली करने वाले हैं और इसी पर बातचीत करेंगे। हमारे सहयोगी जम्मू से समीर भट्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। समीर, उमर अब्दुल्ला लगातार रैलियां कर रहे हैं और आज जम्मू पहुंच रहे हैं, भी आज रैली करेंगे उमर अब्दुल्ला। कौन कौन से ऐसे इश्यूज हैं, कौन से मुद्दे हैं जिन पर आज वो चर्चा कर सकते हैं? देखिए खुरेरा, आपको याद ही होगा जब धारा 370 हटाई गई थी तो उसके बाद उमर अब्दुल्ला को नजरबंद किया गया था, बहुत सारे लीडरों को नजरबंद किया गया था। लेकिन उसके बाद 370 हटने के बाद उमर अब्दुल्ला कश्मीर वैली में तो जगह जगह पे गए। जम्मू डिवीजन में अगर हम राजौरी, पूंछ, डोडा, किश्तवाड़, बाकी जगहों पे उन्होंने बहुत सारे दौरे किए। वो जम्मू भी आए, लेकिन जम्मू में शेर कश्मीर भवन जो उनका हेडक्वार्टर है वहां पे कुछ रैलीज करने के बगैर उन्होंने सिटी में कोई रैली नहीं की। तो हम ये कह सकते हैं जम्मू सिटी में शेर कश्मीर भवन का जो उनका हेडक्वार्टर है उसके बाहर ये पहली रैली होगी 370 हटा है उसके बाद। तो सबकी नजरें इस रैली पर है जो 12:30 बजे वो उसमें रैली में संबोधित करेंगे बजालता एरिया में। और जाहिर तौर पर जो सबकी जो उम्मीद है कि उमर अब्दुल्ला कई इश्यूज पर बात करेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो वर्कर हैं, लीडरान हैं, वो बहुत ही एक्साइटेड हैं क्योंकि उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला तो जगह जगह पे यहाँ पे घूमते हैं, जगह जगह पे वो दौरे भी बहुत जम्मू करते हैं, लेकिन उमर अब्दुल्ला बहुत कम जम्मू का दौरा करते हैं। और तो फिर एक रैली को करना ये अपने आप में यहाँ जम्मू सिटी में ये एक बड़ी बात है। और इस पे इसलिए जो वर्कर हैं, लीडर हैं पार्टी के, वो मानते हैं और उनको उम्मीद है कि उमर अब्दुल्ला
बहुत सारे इश्यूज को छुएंगे। और अगर इश्यूज की बात करें तो बहुत सारे इश्यूज हैं। अगर जम्मू की बात करें, क्योंकि वो जम्मू में रैली कर रहे हैं, तो उनका ज्यादातर ध्यान जम्मू रहेगा, जिसमें लग रहा है कि ज्यादा जो एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव हुए हैं, या जो प्रॉपर्टी टैक्स लगाने में जो रिजर्वमेंट लोगों ने दिखाई है, या अभी जो एपटेक का मसला हुआ है स्टूडेंट्स का, एम्प्लॉयमेंट की वो बात करेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट का जो रेशियो है, करप्शन की बात करें, स्कैम्स की बात करेंगे, तो कोई इश्यूज पर रोजमर्रा की। और सबसे बड़ी बात, जो दरबार मुंह यहाँ बंद हुआ, उससे जम्मू के ट्रेड रूम को कितना नुकसान हुआ, बिजनेस कम्युनिटी को कितना नुकसान हुआ, वो उनको रीच आउट करने की कोशिश करेंगे, उन लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे कि जो आज की गवर्नमेंट है या बीजेपी रूल सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो उनकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरी है। जाहिर तौर पर वो उनका ज्यादा टारगेट बीजेपी ही रहेगा। और जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स मानते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस, अगर हम पीडीपी की बात करें, महबूबा मुफ्ती की बात करें, तो वो हम कहते हैं कि महीने में 1 या 2 बार जम्मू जरूर आती है। जम्मू आके वो यहाँ पे पार्टी वर्करों से मिलती है। फिर अभी आपने देखा कुछ दिन पहले वो राजौरी गई थी, अभी उनको डोडा किश्तवाड़ जाना था, लेकिन मौसम की खराबी की वजह से वो दौरा मुलतवी किया गया। तो दूसरी तरफ आप देख लीजिए, जो गुलाम नबी आजाद है वो रैलियां कर रहे हैं, चाहे कश्मीर में करते हैं, जम्मू में कर रहे हैं, सईद अल्ताफ बुखारी। तो जम्मू में भी जो पॉलिटिकल है, अभी आपने देखा कुछ दिन पहले यहाँ फारूक अब्दुल्ला के घर में ऑल पार्टी मीटिंग भी हुई थी। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस अब जम्मू में अपनी बेस को बनाना चाहती है। उनको पता है कि अगर कल असेंबली इलेक्शंस होते हैं तो उनका सिर्फ ध्यान कश्मीर में ही रहेगा, कश्मीर में ही नहीं वो जीत पाएंगे, उनको जम्मू में अच्छा परफॉर्म दिखाना पड़ेगा। बिल्कुल जम्मू में बीजेपी एक स्ट्रांग पार्टी है। बीजेपी को रोकने के लिए जम्मू में उनको बीजेपी को रोकना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर कुछ सीटें वो हासिल कर लेती है नेशनल कॉन्फ्रेंस, तो वो कल एक सरकार, अपनी सरकार बनाने का। बिल्कुल समीर, जाहिर सी बात है कि कश्मीर से निकलकर अब जम्मू का रुख एनसी कर रहे हैं, और उमर अब्दुल्ला यही चाह रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को जम्मू में भी एक तरह से मजबूत किया जा सके। और इससे अच्छा मौका कौन सा हो सकता है? कई मुद्दे इस वक्त जम्मू कश्मीर में सरगर्म है, तो इसी वजह से उमर अब्दुल्ला इन दिनों कई रैलियां कर रहे हैं, और जम्मू में आज उमर अब्दुल्ला की रैली होगी। बहुत बहुत शुक्रिया समीर हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस रैली में क्या कुछ उमर अब्दुल्ला बोलते हैं, इस पर भी हमारी नजर रहेगी। और चलिए, इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। पाकिस्तान की राजनीतिक लंदन पहुंचा है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को दायर की गई है याचिका। नवाज शरीफ और अन्य लोगों के खिलाफ याचिका दायर की गई है। लंदन प्लान में शामिल मार सकते हैं इमरान खान को, लोकतंत्र को किया जा सकता है नष्ट। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि पाकिस्तान के राजनीति का मामला अब लंदन पहुंचा है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को दायर की गई है याचिका। नवाज शरीफ और अन्य लोगों के खिलाफ याचिका दायर की गई है। लंदन प्लान में शामिल मार सकते हैं इमरान खान को, यह इसमें दावा किया गया है। लोकतंत्र को नष्ट किया जा सकता है। तो लंदन भी एहतजाज किया गया है, इस इशू को लेकर प्रोटेस्ट किया गया है। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। नवाज शरीफ और अन्य लोगों के खिलाफ याचिका दायर की गई है, और लंदन प्लान में शामिल इमरान खान को मार सकते हैं और लोकतंत्र को इससे नुकसान हो सकता है। और अब आइए आखिर में चलते चलते एक नजर डालते हैं मौसम के हाल पर।